Good morning, children. Next topic is, as I told you in the definition of interference, interference is the redistribution of energy. I told you interference में before और after interference energy क्या रहती है, same. ये बात मैंने theoretically कही थी and I told you we are going to prove it mathematically also. Now, intensity before interference, how much it is? Two sources we took. I1 is Ka square and second source was Kb square. नाउ इन दोनों की नेट इंटेंसिटी कितनी है? I1 प्लस I2 के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर. लेट इट बी इक्वेशन स्टार. जब इंटरफेरेंस हो जाएगी आफ्टर इंटरफेरेंस वी नो वन प्लेस देर इज अ कंस्ट्रक्टिव एंड अदर देर इज अ डिस्ट्रक्टिव. दैट इज आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम. व्हाट इज आई मैक्सिमम? के ए प्लस बी का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज आई मिनिमम? के ए माइनस बी का होल स्क्वायर. मीन्स इंटरफेरेंस होने के बाद स्क्रीन पर आपको ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस मिल रही हैं. तो यहाँ आप नेट इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? मैक्सिमम की और मिनिमम की इंटेंसिटी का एवरेज निकाल लोगे. नाउ मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है आपके पास? के ए प्लस बी का होल स्क्वायर. और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है? के ए माइनस बी का होल स्क्वायर. इफ यू विल फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दैम, हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज? ऐड देम एंड डिवाइडेड बाय 2. क्या आ जाएगा आपके पास? के ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. व्हेन यू ओपन इट, सी व्हाट इज कमिंग एग्जैक्टली. सॉल्व करके देखो. दिस इज कमिंग बिफोर इंटरफेरेंस and after interference. It is same. K square plus KB square, Ka square plus KB square means एनर्जी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है इंटरफेरेंस में. इंटरफेरेंस होने से पहले और इंटरफेरेंस होने के बाद नेट एनर्जी क्या है? सेम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज we will do some numericals based on it. Some formulas are going to be important for the numerical point of view. Number one is, we know that I maximum is Ka plus B whole square and I minimum is Ka minus B whole square. K will be cancelled out. Now B को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ. What will happen? A plus B plus 1 whole square, A minus B 1 whole square. Let this be, what is this? Amplitude of source 1. This was the amplitude of source 2. So A by B को हमने क्या कहा? Amplitude ratio. We called it as a amplitude ratio. लेट इट बी आर. तो इसको हम आर पुट करेंगे. आर प्लस 1 होल स्क्वायर, आर माइनस 1 होल स्क्वायर. आपके पास डायरेक्ट भी गिवन हो सकता है कि एम्पलीट्यूड इस रेशियो में, मान लो फर्स्ट की इंटेंसिटी दूसरे से फर्स्ट का एम्पलीट्यूड दूसरे से डबल है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. मान लो आपको आर दे रखा डबल है, तो 2 गिवन है, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्ट द रेशियो फ्रॉम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द सोर्स. आपने दो सोर्सेज ऑफ लाइट लिए थे. सपोज एक की विड्थ है W1, एक की विड्थ है W2. यहाँ से कितनी इंटेंसिटी आ रही थी? I1. यहाँ से कितनी आ रही थी? I2. वो कहता है जो I1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विड्थ ऑफ द सोर्स के. ओके, सो I1 बाय I2 इज W1 बाय W2. बट I1 I2 क्या था आपके पास? Ka स्क्वायर बाय Kb स्क्वायर. सो I1 बाय I2 Ka स्क्वायर बाय Kb स्क्वायर इक्वल्स टू W1 बाय W2. K विल बी कैंसिल आउट, तो A बाय B क्या हो जाएगा? इधर आके अंडर रूट हो जाएगा. So A by B is root W1 by W2. What is W1 and W2? W1 and W2 is the width of the source. The next is conditions for sustained interference. Now conditions for sustained interference is, number 1, sustained होता है ठहरा हुआ interference, मतलब disturbed interference ना हो. नंबर 1, द सोर्सेज ऑफ लाइट शुड भी कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होने चाहिए. जो दो सोर्सेज से लाइट आ रही है वो कैसे आनी चाहिए? कंटिन्यूसली आनी चाहिए. ऐसा नहीं हो रहा कि ब्रेक हो के लाइट आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. नंबर 2, जो बैकग्राउंड है. नंबर 3, जो बैकग्राउंड है बिल्कुल कैसे होनी चाहिए? लाइट. ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लाइट में कर रहे हो तो आपको लाइट और डार्क फ्रिंज में, आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंज में कंट्रास्ट ही नहीं पता चलेगा. द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी क्लोज टू ईच अदर. वाई क्लोज टू ईच अदर? बीटा क्या था आपके पास? लैम्डा डी बाई डी. टू सोर्सेज ऑफ लाइट, इन दोनों के बीच में क्या था? S1 और S2 में डिस्टेंस क्या था आपके पास? स्मॉल d था. मतलब d बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए. d जितना स्मॉल होगा y देन बीटा विल भी उतना लार्ज. बीटा उतना लार्ज होगा, स्मॉल d जितना छोटा होगा बीटा उतना लार्ज होगा. आपके पास अच्छी एक ब्रॉड फ्रिंज आएगी. नंबर 2, द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इमिटेड बाय द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी इक्वल टू गेट द कंप्लीट कंट्रास्ट बिटवीन द. आई टुक आई मैक्सिमम कितना था आपके पास? A प्लस बी का होल स्क्वायर. और आई मिनिमम कितना था? A माइनस बी का होल स्क्वायर. आई टोल्ड यू अगर A और B सेम हो जाते हैं तो कितना आ जाती है? 4I0. और ये कितनी आ जाती है? 0. हमने किया था ये. इस केस में मैक्सिमम ब्राइटनेस आएगी और यहाँ पर मैक्सिमम डार्कनेस आएगी. मतलब आपके पास एक अच्छी ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनेगी जिसको आप क्लियरली देख पाओगे कि ब्राइट है और ये डार्क है.
मीन्स दोनों एम्पलीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ए और बी अप्रॉक्सीमेटली क्या होने चाहिए, सेम। जितने ये सेम होंगे उतना ही ब्राइट और डार्क में कंट्रास्ट आप अच्छी तरह से कर पाओगे। तो 2 कोहेरेंट सोर्सेज आप शुड बी नैरो सोर्सेज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े सोर्सेज ले रहे हो, तो बहुत बड़े बड़े सोर्सेज से इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगी, ओवरलैपिंग। सिर्फ एक वेव्स नहीं ओवरलैप करेंगे, बहुत सी नंबर ऑफ वेव्स ओवरलैप करेंगे, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर नहीं होगा। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, डी क्या होना चाहिए, बीटा ज़्यादा चाहिए आपको, तो कैपिटल डी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। डी शुड नॉट बी स्मॉल, मीन्स स्क्रीन शुड नॉट बी वेरी क्लोज, स्क्रीन शुड बी एट अ लार्ज डिस्टेंस। द लाइट शुड बी अ मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। आपको पता है इंटरफेरेंस के लिए सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट होना ज़रूरी है। थैंक यू।